हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO और ये जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पैट और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ 2022 में जो सूचकांक जारी किए गए वो देखेंगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जो है अभी जारी किया गया था। तो इसमें जो हमारा देश भारत है ये 85वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। दूसरी रिपोर्ट ध्यान रखनी है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 136वें स्थान पर रहा और जो फिनलैंड है ये पहले स्थान पर रहा। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली रही और सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है ये 5वें नंबर पर रहा। सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है तो भारत जो है ये सर्वाधिक हथियार आयातक देश रहा और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा तो ये रहा है अमेरिका। और दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि जो सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश तो भारत रहा, लेकिन भारत को सबसे अधिक जो हथियार है वो किसने दिए तो आपको ध्यान रखना है रूस ने। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये सभी जो 4 रिपोर्ट आपको बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट और IQ एयर 2021 की रिपोर्ट और सिप्री रिपोर्ट। और दोस्तों, हाल ही में सिप्री ने एक और रिपोर्ट जारी की है, कल या परसों आपको बताया था। कौन सी रिपोर्ट जारी की है कि रक्षा से संबंधित जो है कौन सा देश सबसे अधिक खर्च करता है तो वो था अमेरिका और जो हमारा देश भारत है ये तीसरे नंबर पर था सैन्य खर्च के मामले में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, UPSRTC द्वारा किस योजना के तहत सभी मंडल के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं जिनका उद्देश्य रोडवेज बस स्टेशन में यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कायाकल्प योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पोर्टल या ऐप को CSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूपी माइन मित्रा पोर्टल को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के यानी साल 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के थे वो इस PDF में हमने विस्तार पूर्वक बताए हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये मंथली PDF और जो साल 2021 की है ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ UP GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को सर्वोत्तम स्टेशन का खिताब मिला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज जंक्शन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाए जाने वाले संतरे को सतपुड़ा संतरा नाम दिया गया तो छिंदवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा हाल ही में खबरों में रहा, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो जो यूरोपा है ये बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जो है इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल में कौन सा नया जहाज शामिल किया गया? तो ऊर्जा प्रवाह जो है नया जहाज शामिल किया गया है भारतीय तट रक्षक बल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू होने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार अब जमीनों की पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यानी ETS से कराएगी। इस नई व्यवस्था के तहत यूपी की सभी तहसीलों में 5-5 मशीनें रखी जाएंगी। ETS से निकलने वाली किरणें जमीन की नपाई करेंगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में ETS सिस्टम है जिसके माध्यम से अब जो है पैमाइश की जाएगी, तो इस तकनीकी का जो इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश है ये तीसरा राज्य बना है। इससे पहले बिहार और पंजाब में जो है जमीन पैमाइश की ये व्यवस्था लागू थी, और अब जो है उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। यूपी राजस्व विभाग नई व्यवस्था के लिए लेखपालों को प्रशिक्षण देने जा रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ETS व्यवस्था जो है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, इससे जो है उत्तर प्रदेश में अब जमीनों की पैमाइश की जाएगी। और इससे क्या होता है, एक तरह की मशीन होती है जो कि उससे किरणें निकलती हैं और उससे ज़मीन की नपाई की जाती है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह की जो व्यवस्था है, इससे पैमाइश करने वाला जो उत्तर प्रदेश है ये तीसरा राज्य होगा। इससे पहले बिहार और पंजाब जो है इस व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा परिषदीय स्कूलों को गोद लेने के निर्देश जारी किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह का व समूह खा के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को एक एक परिषदीय विद्यालय गोद लेने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर कहा कि गोद लिए जाने वाले परिषदीय विद्यालयों की समस्त अवस्थापना सुविधाएं सुधारी जाएंगी। साथ ही समय समय पर विद्यालयों का परीक्षण कर उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। शासकीय व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से इन विद्यालयों को एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो समूह का और समूह खा के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन्हें ऐसा निर्देश दिया गया कि एक एक परिषदीय विद्यालय को गोद लिया जाए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोस्तों जब कोई परिषदीय विद्यालय गोद लिया जाएगा तो उसकी जो समस्त सुविधाएं हैं वो सुधारी जा सकेंगी। और इसके साथ ही जब कोई अधिकारी किसी विद्यालय को गोद लेगा तो उसका जो है वो सर्वेक्षण भी करेगा समय समय पर। तो ऐसे में क्या है कि उसकी जो भी कमियां होंगी उसे दूर किया जा सकेगा, और ऐसे में जो विद्यालय है वो एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित होगा। तो इस तरह की जो पहल है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ध्यान रखना है कि राजपत्रित अधिकारी जो है एक एक परिषदीय विद्यालय को गोद लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी देश भर में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर। 21 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी जो है ये देश भर में पहले स्थान पर रहा। इस वर्ष यह पहला ऐसा अवसर है जब वाराणसी को देश स्तरीय पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों मिला है। इन पुरस्कारों की घोषणा 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2021 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रख करके की गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी जो वाराणसी के जिलाधिकारी हैं कौशल राज शर्मा, इन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में। और दोस्तों ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, ये क्यों दिया गया है? तो 2018 से 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उसको ध्यान में रख करके जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो वाराणसी को जो है ये पुरस्कार दिया गया और वाराणसी पहले स्थान पर रहा है देश भर में स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में।
दोस्तों प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए जो है ये 6 श्रेणियों में दिया गया। अब प्रधानमंत्री पुरस्कार जो वर्ष 2021 के लिए 6 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसके तहत पोषण अभियान में जन सहभागिता और जन भागीदारी, खेलो अभियान के माध्यम से खेल और वेलनेस को प्रमोट करना, पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल पेमेंट व गुड गवर्नेंस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सर्वांगीण विकास और बिना मानव हस्तक्षेप के सर्विस डिलीवरी व अभिनव प्रयोग और नवाचार शामिल है। तो ये 6 श्रेणियां हैं जिसके आधार पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं शिखर धवन जो कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। दोस्तों इनसे पहले ये कारनामा किसने किया है, तो इनसे पहले ये जो कारनामा है वो विराट कोहली कर चुके हैं। आईपीएल में शिखर धवन ने 6000 रन भी पूरे किए तो वहीं 200 आईपीएल मैच भी खेलने में सफल हो गए। दोस्तों 9000 रन पूरे होते ही शिखर धवन भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। यानी जो शिखर धवन है, यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो शिखर धवन है आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने और इसके अलावा 9000 रन पूरे होते ही जो शिखर धवन है ये T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में ये तीसरे बल्लेबाज बने। विराट कोहली ने टी20 में 10,339 रन बनाए हैं तो वहीं रोहित शर्मा के नाम जो है 10,048 रन दर्ज हैं और जो शिखर धवन है इनके नाम पर जो है 9000 रन पूरे हो गए हैं और टी20 में ये सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में देखा जाए तो तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अभी जो है इन्होंने आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाए और ये दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 44 बिलियन डॉलर में। एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर यानी लगभग 3,368 अरब रुपए में खरीदने की घोषणा की। इस सौदे के साथ ही 16 साल पहले अस्तित्व में आए इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन एलन मस्क के हाथों में चला जाएगा। एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते हैं। वे टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं और जो एलन मस्क हैं ये विश्व भर में अमेरिकी कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको नोट करना है और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ट्विटर है इसे जो है किसने खरीद लिया है, तो एलन मस्क ने जो है 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है। दोस्तों ट्विटर की अगर बात की जाए तो ट्विटर से संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्विटर की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना जो है वो 21 मार्च 2016 में हुई थी ट्विटर की। ठीक है, ध्यान रखना है ट्विटर की जो स्थापना है वो 21 मार्च 2016 को हुई, सॉरी 21 मार्च 2006 को, यहाँ पर 16 नहीं 2006 होगा, 21 मार्च 2006 को। दोस्तों ट्विटर के सीईओ कौन है, तो पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। और दोस्तों ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में ट्विटर का हेडक्वार्टर है। और ट्विटर के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो जैक डॉर्सी, बेज स्टोन और एवन विलियम्स नो ग्लास, ये कौन है, ये ट्विटर के फाउंडर हैं। तीनों नाम ध्यान रखने हैं, जैक डॉर्सी, बेज स्टोन, एवन विलियम्स नो ग्लास, ये हैं ट्विटर के फाउंडर। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में ट्विटर को जो है खरीद लिया गया है और किसने खरीदा है, तो एलन मस्क ने खरीदा है। कितने रुपए में, तो 44 बिलियन डॉलर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं एलन मस्क जिन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है और ये स्पेस एक्स के जो है संस्थापक भी हैं और टेस्ला कंपनी की सीईओ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 119 वर्ष में। दोस्तों इमेज में देख सकते हैं ये थे
दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केवल महिला नहीं होगा, ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी केन तनाका, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कितनी वर्ष की उम्र में? ध्यान रखना है 119 वर्ष की उम्र में। विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान की हैं केन तनाका, इनका जो है 119 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों इनका जो निधन है वो कब हुआ? तो 19 अप्रैल 2022 को इनका निधन हुआ, लेकिन जो जापान की सरकार है उसने 25 अप्रैल को ये जानकारी दी। उनका नाम साल 2019 में गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। दोस्तों केन तनाका का जन्म कब हुआ? तो 2 जनवरी 1903 को जापान के दक्षिण पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केन तनाका के निधन के बाद अब जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गई? तो ये बन गई है फ्रांस की लुसिले रेंडोन, जिन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं और उनकी उम्र में है 118 साल 73 दिन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व की जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी जापान की थी केन तनाका, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कितनी वर्ष की उम्र में? 119 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। और ये किस देश से संबंधित थी? तो जापान की ये थी और जापान में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और अब जो है इनके निधन के बाद विश्व की सबसे उम्रदराज, सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो कौन बन गई हैं? तो फ्रांस की लुसिले रेंटोन। इनकी उम्र कितनी है? तो 118 साल 73 दिन इनकी उम्र है। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 26 अप्रैल को। हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये पहली बार कब मनाया गया था, यानी कब जो है ये स्थापित किया गया था? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्काड केरल में उनके आवास पर निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 6 राज्यों के। इमेज में देख सकते हैं ये थे केरल के शंकर नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण, जिन्होंने अपने दशकों लंबे करियर के दौरान विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो इनका जो है 89 वर्ष की उम्र में इनके आवास पर निधन हो गया। दोस्तों वह पिछले 1.5 साल से विभिन्न बीमारियों का इलाज करा रहे थे। दोस्तों जो के शंकर नारायण हैं ये किन किन राज्यों के राज्यपाल रहे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र, नागालैंड और झारखंड, ये जो है 3 राज्य हैं जिनके ये राज्यपाल रहे। और इसके अलावा जो है 3 और राज्यों का इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला। कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है और गोवा। तो ये 6 राज्य हैं, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा, जिनके जो है ये राज्यपाल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण ये 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। दोस्तों ये एक प्रमुख, एक प्रतिष्ठित नेता थे कांग्रेस के, तो इनका नाम जो है काफ़ी चर्चित भी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। के शंकर नारायण, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित है तो केरल के ये रहने वाले थे। दोस्तों ये कितने राज्यों के राज्यपाल रहे? तो 6 राज्यों के। 6 राज्यों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ? तो 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और किस पार्टी के नेता थे? तो कांग्रेस के ये नेता थे। अगला क्वेश्चन है किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के। फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्स पार्टी के इमैनुअल मैक्रोन जो है ये लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन के प्रतिद्वंदी कौन थे? तो इनकी प्रतिद्वंदी नेशनल रैली पार्टी की मरीन ला पेन थी, जिन्हें 41.5% वोट मिले। मैक्रोन ने जीत के बाद
अपने संबोधन में कहा कि वह सभी के राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो कौन फिर से बन गए हैं, तो इमैनुअल मैक्रोन, ये लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इनसे संबंधित अगर पूछा जाए कि इनकी पार्टी कौन सी है तो एन मार्स पार्टी, ठीक, एन मार्स पार्टी जो है इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है। और प्रतिद्वंदी कौन थे तो नेशनल रैली पार्टी की मरीन ला पेन जो है प्रतिद्वंदी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सहित कितने लोगों को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 लोगों को। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार है ये कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक स्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों ये जो अवार्ड है कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022, ये कब प्रदान किया जाएगा तो 22 मई 2022 को ये प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर तो बोस्टन यूएसए में ये प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए उन्हें जो है इस अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन की तरफ से जो है पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और उनमें से जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है इनका नाम शामिल है। दोस्तों 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि हैं लिज चेनी, और मिशिगन राज्य के सचिव हैं जॉकलिन बेंसन, और एरिजोना प्रतिनिधि रसेल रस्टी बोवर्स, और फुलटन काउंटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता है वॉन्ड्रिया साय मेसो। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं ये 5 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे 27 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और 1 मई से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और दोस्तों यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सुमन बेरी हैं ये तीसरे, ठीक है, ये तीसरे जो है उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। और इनसे पहले कौन थे तो राजीव कुमार इनसे पहले जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और दोस्तों राजीव कुमार के पहले कौन थे उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तीनों ध्यान रखने हैं, पहले थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार और तीसरे बनेंगे सुमन बेरी। और दोस्तों मैं आपसे हर रोज आपसे कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, लेकिन कुछ लोग ही जो है रेगुलर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये है आज का क्वेश्चन, सीप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया भर में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।